चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहले अगर बात करें वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन क्या होता है? वेपोराइजेशन होता है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लेकिन ध्यान रखना, ये होता है एट बॉइलिंग पॉइंट। एक मिनट रुको, मैं तेरे इसकी थोड़ी सेटिंग सही कर लेता हूँ। हम्म देखो, जब हम किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं ना, मान लो अगर एक कंटेनर में ये वाटर है और नीचे हमने एक बर्नर लगा रखा है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मुझे बताओगे जरा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अगर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पूछी जाए तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? बताओ जरा। इसको बोलते हैं द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू वेपर, है ना? ये डेफिनेशन होती है इसकी। तो देखो, जैसे ही वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो ये क्या करेगा? वाटर अब वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना? तो ये वेपराइज्ड हो गया। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। किसी भी लिक्विड का गैस में चेंज होना कब? जब हम उसको हीट करें उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। लेकिन अगर हम बात करें इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन क्या होता है? देखो, इवेपोरेशन भी यही होता है। इवेपोरेशन में भी हम चेंज करते हैं, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, बट कौन से टेम्परेचर पर? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट तक बिना जाए, मतलब हम उसे इतना टेम्परेचर नहीं देंगे कि वो बॉईल होके तब वेपोराइज्ड हो, नहीं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम किसी भी लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, कब? जब उसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। देखो, इवेपोरेशन हम डेली लाइफ में बहुत जगह देखते हैं। जैसे अगर हम किसी भी एक वेसल में गर्मियों के दिनों में उसमें वाटर रखते हैं ना, मान लो एक हमने थाली ली और उसमें हमने पानी को रख दिया और उस थाली को हमने बाहर रख दिया सनलाइट में, तो क्या होगा? सन से इस पे हीट आएगी और सन से हीट आने पर क्या होगा? ये वाटर वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, जब इस सन से इस वाटर में हीट आई
तो क्या ये वाटर उबला, बॉईल हुआ क्या? नहीं, विदाउट बॉईल हुए ये गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे देखेंगे कि अगर हमने सुबह किसी थाली में पानी भर के और सनलाइट में रखा है तो शाम तक उस थाली का सारा पानी उड़ जाएगा। क्या मुझे ये बताओ तुम, क्या ये पानी बॉईल हुआ होगा या डायरेक्ट ऐसी गैस में चेंज हो गया? बॉईल नहीं हुआ। जब बॉईल नहीं हुआ है तो इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक भी नहीं गया है। इसका मतलब ये लिक्विड गैस में चेंज हो गया है विदाउट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर, है ना। इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है और तब भी ये गैस में चेंज हो गया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। सही है। तो इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ change of liquid into gas below its boiling point is called evaporation। समझ में आया क्या होता है evaporation? अगर हम एक दो एग्जाम्पल और लें तो और हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि जितने भी ओशियंस होते हैं ना, जो भी ओशियन वगैरह होते हैं या फिर रिवर वगैरह होती हैं या पॉन्ड भी होते हैं ना, तालाब, ये भी जो तीनों होते हैं ना, ये भी क्या करते हैं, इन पे भी डायरेक्ट सनलाइट आती है और सनलाइट आने पर इनका वाटर भी क्या होता है, वेपोराइज्ड होना शुरू हो जाता है ना। वो भी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? जो तालाब होते हैं वो गर्मियों के दिनों में सूख जाते हैं ना, तो उनका पानी कहाँ जाता है? उनका पानी भी वेपोराइज्ड हो जाता है। लेकिन वो कौन से प्रोसेस से वेपोराइज्ड होता है? उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। अच्छा, इसका और एग्जाम्पल क्या है? जब हम अपने कपड़े धूप में सुखाते हैं तो जो कपड़ों में पानी होता है वो भी क्या होता है, उस पानी पर सनलाइट आती है और सनलाइट की जो हीट होती है उस हीट से उन कपड़ों का जो पानी है वो वेपोराइज्ड हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, जिससे हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो इवेपोरेशन में और वेपोराइजेशन में फर्क समझ में आया? देखो, वेपोराइजेशन तो तब होता है जब हम किसी भी लिक्विड को इतना हीट करें कि वो बॉईल होने लगे, और बॉईल होने के बाद वो किस में चेंज होने लगे? गैस में चेंज होने लगे। तो इस प्रोसेस को तो बोलते हैं हम वेपोराइजेशन। लेकिन अगर हम किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पर ही अगर हम गैस में चेंज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। समझ में आया? अब इवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इवेपोरेशन हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलो अब इसको पढ़ते हैं। तो इवेपोरेशन क्या होता है? इट इज़ द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। कौन से टेम्परेचर पर? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसे टेम्परेचर पर जो किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, है ना। उस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाना कहलाता है इवेपोरेशन। ठीक। एग्जाम्पल देखो, जब पानी होता है, जब उसे बाहर रखा जाता है तो वो स्लोली चेंज हो जाता है वेपर में, और जो गीले कपड़े होते हैं वो भी सूख जाते हैं। तो वो कौन से प्रोसेस से सूखते हैं? इवेपोरेशन से। ठीक है। अब देखो ये इवेपोरेशन कैसे होता है। देखो, इवेपोरेशन प्रोसेस में जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मान लो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स बाहर से हीट एनर्जी को गेन करते हैं। हीट एनर्जी को गेन करेंगे, जो सनलाइट से इनको हीट एनर्जी मिलेगी, और हीट एनर्जी गेन करके ये मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनका मूवमेंट बढ़ता जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर क्या होता है, ये पार्टिकल्स इस लिक्विड से बाहर निकल जाते हैं, तेज तेज मूवमेंट करके बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ये बाहर निकल जाते हैं तो किस में चेंज हो जाते हैं? ये गैस में चेंज हो जाते हैं। समझ में आया? इस तरीके से इवेपोरेशन वर्क करता है। चलो अब देखो, इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब इवेपोरेशन कब फास्ट होगा और कब स्लो होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये 4 पॉइंट है, ये चारों के चारों तुम्हें याद होने चाहिए। मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है वो है सरफेस एरिया। तो मुझे एक बात बताओ,
अगर मैं एक कटोरी में पानी भर के रखूं और एक थाली में पानी भर के रखूं बाहर सनलाइट में, तो किस में से पानी जल्दी खाली होगा, किस में से पानी जल्दी उड़ेगा, ये बताओ। थाली में जो रखा हुआ है, मतलब थाली का क्या है, सरफेस एरिया बड़ा है, उसका एरिया बड़ा है, इसलिए क्या होगा, उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो देखो सरफेस एरिया पर कैसे डिपेंड होता है, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, ये पहले तो एक सरफेस फिनोमिना होता है। अगर हम इंक्रीज कर देंगे क्या, किसी भी सरफेस एरिया को, अगर हम किसी भी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक ये वेसल है इस तरह का, इसको बोलते हैं चीना डिश, है ना, और एक है हमारे पास टेस्ट ट्यूब। तो देखो टेस्ट ट्यूब का एरिया छोटा है, ये इतना एरिया है टेस्ट ट्यूब का केवल, और जो ये चीना डिश है, इसको तुम कटोरी भी समझ सकते हो, इसका एरिया इन दोनों के कंपैरिजन में बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा इवेपोरेट हो रहा है ना। तो जिसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, इसका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है टेस्ट ट्यूब के सरफेस एरिया से, तो इसमें ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, इसमें कम इवेपोरेशन हो रहा है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा और मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर हम कपड़ों को फैलाते हैं तो कपड़ों को हम कैसे फैलाते हैं, क्या हम ऐसे ही डाल देते हैं या उन्हें पूरा फैला देते हैं, या बिना फैलाए डाल देते हैं ऐसे ही, हमने धोए कपड़े पानी में और उनको ऐसे ही डाल दिया बिना फैलाए। तो अगर हम बिना फैलाए कपड़ों को डालेंगे तो क्या होगा, कपड़े बहुत ही देर में सूखेंगे, बहुत ज़्यादा देर में। लेकिन अगर कपड़ों को फैला देंगे खोल के प्रॉपर, तो वो जल्दी सूख जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही हम कपड़ों को फैलाएंगे तो कपड़ों का एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया, है ना, जिससे इवेपोरेशन तेज होगा, और इवेपोरेशन तेज होने की वजह से उनके अंदर का जो वाटर है वो वेपोराइज्ड हो जाएगा और वो सूख जाएंगे। लेकिन अगर हम कपड़ों को फैलाएंगे नहीं, ऐसी एक जगह इकट्ठा करके ऐसे ही डाल दिया बिना फैलाए, तो क्या होगा, उनका सरफेस एरिया बहुत कम है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से उनका जो अंदर का जो पानी है वो थोड़ा देर में सूखेगा, इवेपोरेशन थोड़ा कम होगा। तो समझ में आया इवेपोरेशन पर सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट पड़ता है। चलो दूसरा इफेक्ट टेम्परेचर को देखेंगे हम, टेम्परेचर। अच्छा ये बताओ, कपड़े जो सूखते हैं वो कौन से प्रोसेस से सूखते हैं, इवेपोरेशन के प्रोसेस से, ये तो पता है। अब मुझे ये बताओ, कपड़े ठंड में जल्दी सूखेंगे या गर्मियों में जल्दी सूखेंगे, समर सीजन, क्या, गर्मियों में जल्दी सूखेंगे, क्यों, क्योंकि गर्मियों में जो रहता है ना वो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और जो ठंड में रहता है वो टेम्परेचर कम रहता है। अब देखो टेम्परेचर ज़्यादा है ना, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छी हीट मिल जाती है। मान लो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इन्हें हीट भी ज़्यादा मिलेगी। अब हीट ज़्यादा मिलेगी तो ये जल्दी जल्दी वेपोराइज होंगे। लेकिन अगर बात करें हम विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में इन्हें हीट कम मिलेगी। अब कम मिलेगी हीट इनको, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी स्लो रहेगी, इसलिए इनसे निकला नहीं जाएगा लिक्विड से जल्दी। तो इसलिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, मोर पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स को इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, जिससे वो बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल के वो गैस में चेंज हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। इस समझ में आया। सबसे पहले देखो इवेपोरेशन कब बढ़ेगा, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, है ना, जिस भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। अच्छा, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। अच्छा तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बताओ मुझे क्या होता है ह्यूमिडिटी। अरे देखो हिंदी में नहीं, पहले इसकी डेफिनेशन देखो। ह्यूमिडिटी होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जो हमारा एटमोस्फेयर है ना, उसमें जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। सही है, समझ में आया। अरे जो हमारा एटमोस्फेयर है, जो एयर है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं,
उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब मुझे ये बताओ, ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा होती है? जो रेनी सीजन होता है ना, बरसात का मौसम, उस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। मतलब जो हमारी एयर होती है उसमें वाटर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सही है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है रेनी सीजन में। अगर बात करा जाए तुमसे कि ये बताओ तुम्हें कपड़े सुखाने हैं, एक तो अगर मैं बात करूँ, एक तो गर्मियों के सीज़न में, समर सीज़न में, और एक दूसरा सीज़न है रेनी सीज़न। सीधी सी बात है, समर सीज़न में जल्दी सूखेंगे कपड़े, रेनी सीज़न में जो बरसात का मौसम होता है उसमें बहुत देरी से सूखते हैं कपड़े। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, इसका मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता हूँ। मान लो ये हमारा एटमॉस्फेयर है ना, और एटमॉस्फेयर में इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी है कि ये एटमॉस्फेयर इतने वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है। तो इसकी कैपेसिटी को हम 100% मान लेते हैं, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने की, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलेंगे। और अगर मैं रेनी सीजन में बात करूं, तो रेनी सीजन में जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, वो ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल से 90% भरा होता है। 90% भरा होता है। सही है, मतलब एटमॉस्फेयर में 90% वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ऐसे में अगर हम कोई भी कपड़ा वगैरह सुखाएंगे, है ना, ये कोई भी एक क्लॉथ है, इसको अगर हम सुखाएंगे तो ये तभी तो सूखेगा जब इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में जा पाए, एटमॉस्फेयर में जा पाए, तभी तो सूखेगा। अब मुझे ये बताओ, एक साइड जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हम किसी समर सीजन में बात करें तो वो केवल 20% ह्यूमिड है, उसमें केवल 20% वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो ये बताओ, अगर हम इस वाले सीजन में कोई एक क्लॉथ को सुखाते हैं तो किस में जल्दी सूखेगा? देखो, अगर कोई भी चीज कम भरी हुई है तो कम भरी हुई होने के कारण क्या होगा, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट और फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब, जो ये कपड़ा है इसमें से जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो इजीली हमारे एटमॉस्फेयर में जा सकते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर खाली है। लेकिन अगर हम इस वाले कंडीशन में बात करेंगे तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेयर पहले से ही पानी से 90% फुल है, तो इन कपड़ों के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको लेने में ये थोड़ी दिक्कत होगी इसको। तो इस वजह से जो इवेपोरेशन होगा वो रेनी सीजन में कम होगा, या हम बोल सकते हैं जो इवेपोरेशन होगा, जहां ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहां इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। अरे समझ में आया? ह्यूमिडिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, जो एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर पहले से ही वाटर वेपर्स बहुत सारी प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो क्या एटमॉस्फेयर और वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकता है? नहीं, वो तो पहले से ही फुल है ना। तो इसीलिए अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। हाई ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये वाली लाइन समझ में आया? तो देखो, सरफेस एरिया अगर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आया? चौथा जो अफेक्ट करता है वो है विंड स्पीड, मतलब हवा जो होती है ना। ये बताओ, जिस दिन हवा तेज चल रही है और एक दिन हवा हल्की चल रही है, तो बताओ किस दिन कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? जिस दिन हवा तेज चल रही होती है उस दिन सूख जाएंगे ना। तो जैसे ही हम विंड स्पीड को इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हवा की स्पीड को तेज करते हैं, तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर के, वो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर जाते हैं हवा के साथ। सही है, और ऐसा होने से जो इवेपोरेशन होता है वो फास्ट हो जाता है। समझ में आया? दैट्स वाई क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे।
जिस दिन हवा तेज चल रही होती है उसी लिए कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ये बात समझ में आई? तो देखो ये 4 फैक्टर्स हैं, जो 4 फैक्टर्स तुम्हें याद करने हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या था? सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, ये जो ऊपर को एरो लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे इंक्रीज। तो सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से जो इवेपोरेशन होगा वो क्या होगा? इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होगा? जो इवेपोरेशन होगा वो भी ज़्यादा होगा। तीसरा अगर बात करूं मैं विंड स्पीड, हवा की चाल, अगर विंड ज़्यादा तेज चल रही होगी, हवा ज़्यादा तेज चल रही होगी तो उस दिन भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इन सब का रीज़न तो पता चल रहा है ना क्यों? लेकिन अगर बात करूं मैं ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा? इवेपोरेशन कम होगा। ये चारों के चारों फैक्टर अच्छे से तुम्हें पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सही है? चलो अब देखो इवेपोरेशन जो होता है ना वो कूल करने के लिए भी यूज होता है। इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। इवेपोरेशन से हम कैसे कूल होते हैं? देखो इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ एक बात। जब भी अगर हम इवेपोरेशन की बात करेंगे तो इवेपोरेशन कैसे होता है? देखो अगर बात करें हम एसीटोन को जानते हो? एसीटोन या पेट्रोल को जानते हो? पेट्रोल तो देखा होगा ना, पेट्रोल। अगर बात करें हम पेट्रोल की तो पेट्रोल क्या करता है? अगर पेट्रोल को हम अपने हाथ पे ले लें, है ना, तो ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा पेट्रोल की बूंदे डाल दी, ये पेट्रोल है ना। तो पेट्रोल क्या करेगा? जैसे ही हम पेट्रोल को अपने हाथ पे लेते हैं तो ठंडा ठंडा फील होता है पेट्रोल, और वो कुछ समय के बाद उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो जैसे ही हमने पेट्रोल को अपने हाथ पे डाला तो हमें ठंडा ठंडा फील हुआ, मतलब उसने कूल कर दिया हमारे हाथ को। तो ऐसा कैसे करता है? देखो मैं बताता हूँ। देखो ये जो पेट्रोल की यहाँ पर हमने एक छोटी सी बूंद ली है, ये क्या करेगा? ये हमारे हाथ से एनर्जी को अपने अंदर लेगा, हमारे हाथ से हीट एनर्जी को अपने अंदर लेगा। हीट एनर्जी को अपने अंदर क्यों लेगा? ताकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी लेकर अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लें, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। ये तो समझ में आया? इसने पहले क्या लिया? हमारे हाथ से हीट ले ली, है ना, जो हमारे हाथ में हीट है उस हाथ से हीट लेने के बाद क्या हुआ? अब ये बताओ, अगर हमारे हाथ से हीट चली जाएगी, जो भी हमारे हाथ में हीट है अभी, अगर वो कोई और एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारा हाथ ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ की जो हीट थी वो तो किसी और दूसरे पार्टिकल ने एब्जॉर्ब कर ली, तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। इसीलिए पेट्रोल को जब हम अपने हाथ पे रखते हैं तो हमारा हाथ जो हो जाता है वो ठंडा हो जाता है। समझ में आया? क्यों हो जाता है ठंडा? क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो हमारे हाथ की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस हीट को एब्जॉर्ब करके जो पेट्रोल के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद क्या होता है? वो वेपोराइज्ड हो जाते हैं, उनका इवेपोरेशन हो जाता है। इसीलिए हमारे हाथ को ठंडा ठंडा फील होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी पेट्रोल एब्जॉर्ब कर चुका है। अब देखो जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को, हीट एनर्जी को, कहाँ से? फ्रॉम द सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर से। क्या करने के लिए? टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के दौरान जो उनकी एनर्जी लॉस्ट हो रखी है। अब देखो इवेपोरेशन दूसरी तरह से भी काम करता है। कैसे काम करता है? देखो मान लो अगर हम, हाँ यहाँ पे स्प्रिंकल देखा है तुमने? ये जो वाटर को स्प्रिंकल करते हैं इस तरह से फुहारे की टाइप में
छोटी छोटी बूंदों की टाइप में। तो अभी अगर शादियों में देखा हो तो शादियों में कुछ इस तरह के पंखे आते हैं जिसमें एक स्प्रिंकलर लगा होता है जो पानी को इस तरह से छोटे छोटे फुहारे के रूप में बाहर की तरफ को फेंकता है। तो उनके सामने अगर हम खड़े होते हैं तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। वैसे ही जो कूलर होता है, कूलर भी तो यही काम करता है। कूलर क्या काम करता है, उसके पीछे एक पानी चलता रहता है और आगे एक फैन होता है। तो पानी की वजह से वो ठंडी हवा फेंकता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ये पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है ना, ये वेपोराइज्ड होने के लिए जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग से एनर्जी ले लेती हैं। और सराउंडिंग से एनर्जी लेकर क्या हो जाता है, सराउंडिंग जो हो जाता है, इसका चारों तरफ का जो एरिया हो जाता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्योंकि जो सराउंडिंग है उनसे जो एनर्जी ले ली, वो किसने ले ली, इन पानी की छोटी छोटी बूंदों ने ले ली। अरे समझ में आया? वैसे ही जब गर्मियों का सीजन होता है तो जब हम अपने फेस पर पानी डालते हैं, स्प्रिंकल करते हैं पानी छोटी छोटी बूंदों में, तो क्या होता है, वो पानी की बूंदें हमारे फेस से हीट एनर्जी को ले लेती हैं और वेपोराइज हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, हमारा फेस ठंडा हो जाता है। समझ में आया इवेपोरेशन का क्या रोल है हमारी डेली लाइफ में? जब छत गर्म हो जाती है गर्मियों के सीजन में, तो शाम के समय हम छत पर ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि छत ठंडी हो जाए। अगर पहले सोते थे छतों पर तो पहले ठंडा पानी डाल देते थे उस पर। तो पानी डालने से क्या हो जाता था कि जो पानी की बूंदें हैं वो उस छत से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगी और क्या हो जाएंगी, वेपोराइज्ड हो जाएंगी, हवा में उड़ जाएंगी। तो उससे क्या होगा, जो छत की एनर्जी है वो उन्होंने ले ली और लेने के बाद वो वेपोराइज्ड हो गई और छत क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। समझ में आया? जो वेपोराइजेशन होता है, वेपोराइजेशन क्या करता है, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। देखो, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। जितनी भी गर्म सतह होती हैं उनको ठंडा करने के लिए वेपोराइजेशन का यूज होता है, इवेपोरेशन का यूज होता है ना। वेपोराइज्ड होता है ना इवेपोरेशन में भी वाटर। चलो इसका आंसर मुझे बताओ, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? गर्मियों में हमें कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए? अरे उसके पीछे का वर्क तो बताओ, क्यों नहीं लगती कॉटन क्लॉथ्स को पहनने पे हमें गर्मी? देखो, जब इवेपोरेशन होता है, ये तो पता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पर, है ना, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं अपनी सराउंडिंग से, ठीक है, और जो भी बॉडी है उसको ठंडा करते हैं, ये तो पता है। अब देखो गर्मियों में क्या होता है, हमारी बॉडी पे पसीना आता है। पसीने में क्या होती है, पानी की बूंदें होती हैं। तो वो जो स्वेट होता है, पसीना, वो हमारी बॉडी से एनर्जी लेता है और सराउंडिंग से, और वेपोराइज्ड हो जाता है। अब जब हम हमारी बॉडी से उसने क्या ले ली, एनर्जी ले ली, तो हमारी बॉडी थोड़ा ठंडा फील करती है। अब कॉटन क्लॉथ हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो एक बहुत ही गुड एब्जॉर्बर होते हैं, किसके, वाटर के। जो हमें पसीना आता है ना, हमारी बॉडी पे जो पसीना आता है उसको बहुत अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जैसे ही उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया पूरे पसीने को, तो हमारी बॉडी थोड़ा ठंडा हो जाएगी नहीं? समझ में आया? और जो कॉटन क्लॉथ नहीं होते वो इजीली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते। कुछ क्लॉथ्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें पहन के बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन कॉटन क्लॉथ्स क्या होते हैं, अगर हमें पसीना आता है तो वो कपड़े खुद गीले हो जाते हैं एकदम, क्योंकि उसने हमारी बॉडी से जितना भी पसीना है सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो। तो समझ में आया कि कॉटन क्लॉथ्स को हम क्यों पहनते हैं? चलो लास्ट टॉपिक, तुमने ये देखा होगा कि जब गर्मियों के सीजन में कोई भी एक पानी के गिलास में ठंडा पानी भर के रखते हैं तो उसके ऊपर ये वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिल जाती हैं कुछ इस तरह से। उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें बाहर साइड देखने को मिल जाती हैं, है ना, ये दिख रहे हैं ना, ये पानी के गिलास के बाहर ये छोटी छोटी पानी की बूंदें, ये कैसे आती हैं, बताओ इसका रीज़न।
अरे पढ़ के ही बता रहे हो यहाँ से, कुछ अपनी तरफ से जो तुम्हें पता हो वो तो बताओ। देखो ऐसा क्यों होता है, ये जो गिलास है इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है इसका टेम्परेचर कैसा है, कम है थोड़ा, है ना। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में भी तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने बताया था अभी। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स इस गिलास को हिट करते हैं, जो एयर है एटमॉस्फेयर की वो इस गिलास को जैसे ही हिट करेगी, तो हिट करने पर क्या होगा, उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि इस गिलास में जो पानी है उसका टेम्परेचर कम है। तो जैसे ही एयर इस गिलास को हिट करेगी, तो एयर के अंदर जो प्रेजेंट वाटर है, अभी कौन सी फॉर्म में है, वो गैसियस फॉर्म में है ना, गैस फॉर्म में है। अब जैसे ही गैस का टेम्परेचर हम कम करेंगे, तो कम करने पर जो गैस होती है वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पढ़ा है ना, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड। तो देखो, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स होते हैं, एयर में जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, जब वो एक ठंडे गिलास के भरे हुए पानी से हिट करते हैं, तो वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, और जिसके कारण वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मतलब वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। और जिस वजह से लिक्विड में चेंज होने पर वो गिलास की बाहर वाली जो सरफेस है उस पर वो पानी की तरह से हमें दिखते हैं। समझ में आया। यही लिखा हुआ है, जब वाटर वेपर्स जो एयर में होते हैं कांटेक्ट में आते हैं कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, ठंडे पानी के गिलास से, तो वो अपनी एनर्जी को खो देते हैं, और खोने के बाद वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, उनका कंडेंसेशन हो जाता है, और वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में, पानी की बूंदों में। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, चैप्टर हो गया है फिनिश। अब मुझे तुम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर करके बताओ। अगर इस चैप्टर में कुछ भी कोई टॉपिक में डाउट हो तो मुझे ज़रा बताओ। क्वेश्चन आंसर मैं तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, जो डेजर्ट कूलर होता है, डेजर्ट कूलर पता है कौन सा होता है, जो घरों में कूलर होता है ना बड़ा वाला, उसी को हम डेजर्ट कूलर बोलते हैं, जिसके पीछे पानी स्प्रिंकल होता रहता है। तो बताओ, जो डेजर्ट कूलर होता है वो बहुत ठंडे से कूल करता है, क्यों करता है। तो इसका आंसर हम सिंपल सा लिख दें, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू इवेपोरेशन। ड्यू टू इवेपोरेशन कैसे, देखो कूलर के पीछे कंटिन्यू पानी चलता रहता है, और जो वो पानी होता है वो अपने सराउंडिंग्स से एनर्जी को लेता है, और एनर्जी लेकर के क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। देखते होगे तुम कि कुछ समय के बाद पानी को दोबारा फिल करना पड़ता है कूलर में, क्योंकि वो सारा का सारा पानी खत्म हो जाता है। वो सारा का सारा पानी कैसे खत्म हो गया, क्योंकि उसने सराउंडिंग से एनर्जी ली, और एनर्जी लेने पर वो वेपोराइज्ड हो गया। अब जैसे ही उसने सराउंडिंग से एनर्जी ली, तो सराउंडिंग तो सारा ठंडा हो गया, आसपास से एनर्जी ली उसने, तो ठंडा हो गया सराउंडिंग, और उसी सराउंडिंग तो जो सराउंडिंग ठंडा हो चुका है उसी को कूलर क्या करता है, आगे की तरफ को फेंक देता है, तो जिससे हमें ठंडी हवा आती है। समझ में आया। दूसरा बताओ, हाउ डज द वाटर कैप्टन अर्थन पॉट, जो मटका होता है घड़ा, उसमें पानी ठंडा कैसे रहता है। ड्यू टू इवेपोरेशन, जरा पूरा प्रोसेस बताओ मुझे, क्या होता है, कैसे होता है। देखो जो मटका होता है ना घड़ा, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें। अब उनमें क्या होता है कि जो वाटर हम भरते हैं उस घड़े में, तो वो वाटर पूरा बाहर तक आ जाता है उसमें। जब तुम घड़े में पानी भरते होगे तो घड़ा बाहर से भी गीला हो जाता है। अब बाहर बाहर जो आउटर वाली सरफेस पे पानी की बूंदें आ गई हैं घड़े पर, वो क्या करेंगी, वो एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करेंगी और उड़ती रहेंगी।
तो जो एटमोस्फेयर कर देंगी वो घड़े के बाहर का वो कैसा कर देंगी, ठंडा कर देंगी, जिस वजह से जो घड़े में पानी रहता है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ड्यू टू इवेपोरेशन। ये तो बता ही दोगे, व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। जब हम अपनी हथेली पर या तो एसीटोन डालें या पेट्रोल डालें या परफ्यूम डालें तो हमें ठंडा ठंडा लगता है। इसका आंसर तो मैंने बताया है। क्या, बॉइलिंग लिक्विड, ये बताया था ना अभी किसी ने, बॉइलिंग लिक्विड कैसे हो जाएगा, ये तो वही होगा। हाँ, क्योंकि ये जो परफ्यूम है या एसीटोन है या पेट्रोल है, ये हमारे जो पाम है उससे हीट को कंज्यूम कर लेता है और खुद को क्या कर लेता है, इवेपोरेट कर लेता है, गैस में चेंज हो जाता है ना। इसीलिए जो उसने हीट हमारे पाम से एब्जॉर्ब करी, तो उसके कारण जो हमारा पाम है, जो हमारी हथेली है, वो ठंडी हो जाती है। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? ये बताओ जरा। देखो, इसका मतलब है अगर हम जो या तो हॉट टी है या मिल्क है, अगर हम उसको एक सोसर, सोसर एक कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, प्लेट टाइप की स्ट्रक्चर होती है ना। तुमने अगर मूवीज वगैरह में देखा हो तो एक प्लेट टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम चाय वगैरह को करके और पी लेते हैं, इसमें चाय कर लेते हैं और पी लेते हैं, और एक तरफ है कप। तो बताओ हमारे पास हॉट टी है ना या फिर मिल्क है, गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म, तो उसको अगर हम सॉसर से पी रहे हैं तो ज़्यादा फास्ट पी सकते हैं, लेकिन अगर हम कप से पी रहे हैं तो वो स्लो स्लो पिया जाएगा, ऐसा क्यों, बताओ। हाँ देखो, जैसे ही ये सॉसर की हमने बात करी तो इसका सरफेस एरिया लार्ज होता है। अब लार्ज सरफेस एरिया होता है तो इसमें जो भी चाय है या दूध है वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो इवेपोरेट होने लगेगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा तो हम उसको जल्दी जल्दी पी सकते हैं। लेकिन कप का जो सरफेस एरिया होता है वो स्मॉल होता है, तो स्मॉल सरफेस एरिया होने की वजह से जो कप में रहता है, या तो चाय हो या दूध हो, तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है, इसलिए हम उसको धीरे धीरे पीते हैं। पांचवा बताओ, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर। कौन से तरह के कपड़े पहनने चाहिए हमें समर में। कॉटन, तो कॉटन क्लॉथ्स एंड लाइट कलर्स क्लॉथ जो होते हैं, जिनके कलर लाइट होते हैं, क्योंकि देखो जो लाइट कलर होते हैं ना, हल्के कलर वाले कपड़े जो होते हैं वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो डार्क कलर वाले कपड़े होते हैं ना वो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर जो डार्क कलर वाले कपड़े होंगे अगर हम उनको पहनेंगे तो वो जो सनलाइट से हीट आ रही है उसको ज़्यादा ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, जिस वजह से हमें गर्मी लगेगी। तो हमें एक तो कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, और कौन से कपड़े पहनने चाहिए, जो लाइट कलर के होते हैं। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए एनसीईआरटी की। कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में इनको कन्वर्ट करना है। करो जरा पहला वाला। कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला आता है, करो। हाँ देखो, एक फॉर्मूला होता है कि जो कैल्विन स्केल होती है वो सेल्सियस प्लस 273, ये एक फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे ये 293 कैल्विन है, इसका मतलब जो के की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 293। तो इस वैल्यू में हम 293 को पुट कर देंगे तो यहाँ से सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो 273 को इधर लेकर के आओगे तो माइनस में आ जाएगा, क्या बचेगा,
20 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? बस एक फॉर्मूला यही ध्यान रखना, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरे वाले का आंसर बताओ। दूसरे वाले में जो के की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 470। तो बताओ जरा कितना हो जाएगा? 473 माइनस 273, 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7। और 16 में से 7 गया 9, 197 डिग्री सेल्सियस। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम सेल्सियस लिखेंगे तो हमेशा डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। फ़ारेनहाइट तुम्हारे में है नहीं, लेकिन देख लो जब भी हम फ़ारेनहाइट लिखेंगे तो उससे पहले डिग्री लगाएंगे, लेकिन केल्विन से पहले हम डिग्री नहीं लगाएंगे, वहाँ सीधे के लिखेंगे। ठीक है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से पहले डिग्री लगाते हैं हम। अब देखो इनको केल्विन स्केल में चेंज करना है, तो केल्विन स्केल में चेंज करने के लिए केवल एक ही फॉर्मूला है तुम्हारी बुक में, उसी को याद रखना, के इक्वल्स टू सी प्लस 273। तो यहाँ पे ये सी की वैल्यू दे रखी है 25, तो वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 25, तो ये हो जाएगा 273। तो कितना आ जाएगा टेम्परेचर? 298 केल्विन। डिग्री केल्विन नहीं लिखना, सही है? डिग्री केल्विन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा वाला आंसर बताओ कितना हो जाएगा? इसमें सी की वैल्यू दे रखी है 373, इसमें ऐड करेंगे 646 केल्विन। सही है? ये आंसर हो गया। अब इनका रीजन दो। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इनका रीजन दो। जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, नेप्थलीन बॉल्स देखिए, डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, वो डिसअपियर हो जाती हैं कुछ समय के बाद। तो ऐसा क्यों? क्या होता है? देखो नेप्थलीन बॉल्स कैसी होती हैं? सॉलिड। और वो डिसअपियर हो गई मतलब किस चीज में चेंज हो गई? गैस में। तो वो कौन से प्रोसेस को फॉलो करती हैं? प्रोसेस का नाम क्या होता है? जब कोई भी सॉलिड सीधा गैस में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू सब्लिमेशन। ये बताओ, वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। जो परफ्यूम होता है, परफ्यूम, उसकी स्मेल को हम बहुत दूर से हम फील कर सकते हैं। क्यों? बताओ जरा इसका आंसर। हम्म एयर में उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करते रहते हैं, एयर में बहुत जल्दी मिल जाते हैं, इसीलिए अब किसी भी एक सबस्टेंस का दूसरे सबस्टेंस में मिल जाना पार्टिकल्स का क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं ड्यू टू हाई डिफ्यूजन रेट। अगला बताओ, ये अरेंज करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता है ना, सबसे ज्यादा किस में होता है? सॉलिड में। फिर उससे कम किस में होता है? लिक्विड में। फिर उससे कम किस में होता है? गैस में। तो अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले सबसे कम लिखना पड़ेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो बताओ सबसे पहले किसको लिखें हम? ऑक्सीजन। फिर वाटर। और फिर, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। जो वाटर की फिजिकल स्टेट होगी, मतलब वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये बताना है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होगा वो किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा।
0 डिग्री सेल्सियस पर, हाँ देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होती है जो कि सॉलिड होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड एस वेल एस लिक्विड। 100 डिग्री सेल्सियस पर बताओ किस फॉर्म में होगा। हाँ देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में भी होगा, लिक्विड एस वेल एस वेपर या गैस है ना। इसके रीजन दो, पहला वाला। अच्छा रूम टेम्परेचर पता है तुम्हें, रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर को हम बोलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं, है ना। क्या? देखो जो वाटर होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, क्यों होता है? क्योंकि देखो वाटर जो होता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही वाटर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम बात करें 0 से और 100 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में, तो वाटर कौन सी फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में। तो इसका आंसर लिख सकते हैं हम कि वाटर जो होता है, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वेपोराइज्ड at 100 degree Celsius. So, water found in liquid state between 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? अच्छा इसका आंसर बताओगे, जो आयरन अलमीरा होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, तो ऐसे ही बोल सकते हैं सीधा सीधा, जो आयरन है 25 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड ही होती है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। अरे लिख लोगे इसका आंसर? अब मुझे ये और बताओ, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? 273 केल्विन का मतलब क्या होता है अगर सेल्सियस में? हाँ 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास वाटर भी होता है और आइस भी होती है। अगर हमें किसी चीज को ठंडा करना होगा, है ना, तो ठंडा करने के लिए हम आइस का यूज करते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री है, लेकिन हम वाटर का यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते? बताओ जरा। देखो मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट क्या होता है? बताओ जरा लेटेंट। हाँ हीट रिक्वायर्स, हाँ वो हीट जो किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए यूज होती है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ये तो पता है। चलो अब जरा मुझे ये बताओ, हमारे पास एक तो आइस है और एक कंटेनर में हमारे पास वाटर है ना।
0 डिग्री सेल्सियस पर। ये हमारे पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब हमने इनको खुला रख दिया, तो देखो जैसे हमने इनको खुला रखा तो क्या होगा, वाटर जो होगा वो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, सराउंडिंग से एनर्जी लेगा और ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी लेकर इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन आइस क्या होगा, आइस सराउंडिंग से टेम्परेचर को लेगा, सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेगा, लेकिन ये क्या होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट। क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ये कैन एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स। अगर हमें किसी भी चीज को ठंडा करना होगा तो देखो वाटर क्या करेगा, वाटर तो सराउंडिंग से हीट लेगा लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये इतना कूल नहीं करेगा। लेकिन आइस क्या होगी, आइस हीट को एब्जॉर्ब करती रहेगी जब तक वो पूरा पिघलेगी नहीं। अब जब सराउंडिंग से हीट ये एब्जॉर्ब करती रहेगी तो ये ठंडा भी करती रहेगी सराउंडिंग्स को। तो समझ में आया कि हम आइस का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि आइस जो है वो सराउंडिंग से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। समझ में आया, इसलिए हम आइस का यूज करते हैं किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए। हम 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर का यूज नहीं करते। समझ में आया इसका रीजन। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, बिकॉज आइस कैन एब्जॉर्ब more heat from surroundings than water at 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस। ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये होमवर्क से है, ये मैंने क्लास में बता दिया था इसका आंसर। चलो मुझे अभी बता दो, किससे जलना ज्यादा खतरनाक होता है, बॉइलिंग वाटर से या स्टीम से? क्यों? अरे क्योंकि जो स्टीम होती है उसके अंदर ज्यादा हीट एनर्जी होती है। जब हम वाटर है हमारे पास और ये वाटर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे है और नीचे से हम इसको लगातार बर्न कर रहे हैं, ये बर्नर है, तो ये अब अपनी केवल स्टेट को चेंज करेगा। अब जो भी एनर्जी होगी नीचे से, जो हीट एनर्जी है वो अब वाटर में नहीं जा रही है, वो अब स्टीम में जा रही है। क्योंकि वाटर में जाती तो वाटर का टेम्परेचर चेंज होता रहता, लेकिन अब ये किस में जा रही है, डायरेक्ट स्टीम में। तो स्टीम में ज्यादा हीट एनर्जी होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा जलाती है। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज स्टीम हैज मोर हीट एनर्जी देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये चैप्टर हो चुका है यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट।